कहानी की शुरुआत दो डॉक्टरों से होती है जो अलग अलग सर्जरी करने जा रहे होते हैं। इनमें से एक है जियोंग से ओक, जो एक मंदिर के पीछे छिपे ऑपरेटिंग रूम में एक कुख्यात गैंगस्टर किम डूबोंग के दिमाग से ट्यूमर निकालती है। उसके चारों ओर उसके आदमी खड़े होते हैं, लेकिन वह सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर लेती है। दूसरा डॉक्टर चॉय डॉक ही है, जो एक आधिकारिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता है। डॉक ही अपनी सर्जरी पूरी करने के बाद एक पुलिस सार्जेंट से मिलता है, जो ब्लैक मार्केट सर्जरी की जांच कर रहा है। सार्जेंट उसे ब्रेन सर्जरी का एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि ऐसी जटिल सर्जरी अस्पताल के बाहर करना लगभग नामुमकिन है। सार्जेंट के जाने के बाद जूनियर डॉक्टर डॉक ही से पूछता है कि क्या वीडियो में दिखाई देने वाले हादसे ओके हो सकते हैं। डॉक ही तुरंत एक महिला को फोन करता है और मिन नामक अवैध सर्जरी दलाल को खोजने के लिए कहता है। सेओक के सीक्रेट हॉस्पिटल में वह ऑपरेशन के बाद उठकर मरीज को चेक करती है, जो ठीक हो रहा होता है। तभी ऑपरेशन में शामिल एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसे योनशिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में देखा है। सेओक की जूनियर डॉक्टर यंगजू बताती है कि वह नर्स गैंगस्टरों द्वारा भर्ती की गई थी और अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जानी जाती है। फिर नर्स मरीज के नसों में एक लिक्विड डालती है। जब सेओक मरीज की ड्रेसिंग बदलने जाती है तो उसे वह बेहोश मिलता है। नर्स इस मौके का फायदा उठाकर सेओक को ब्लैकमेल करती है और पैसे मांगती है ताकि वह पुलिस को कुछ न बताए। सेओक चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाती है और कहती है कि वह मान गई। डॉक ही और मिसेज रा, जिससे उसने फोन पर बात की थी, उस दलाल से मिलते हैं जो सर्जरी के वीडियो के बारे में बात करता है। वह बताता है कि यह वीडियो उसे चीनी लोगों ने भेजा था जो उस सर्जन को खोज रहे हैं, लेकिन उसने सर्जन को ढूंढने का सिर्फ नाटक किया क्योंकि वह आमतौर पर ब्रेन सर्जरी से दूर रहता है। डॉक ही और मिसेज रा वहां से चले जाते हैं और अब डॉक ही को यकीन हो जाता है कि वह सर्जन से ओक ही है। उस रात डॉक ही इंस्पेक्टर योम से मिलता है, जो उसके पुराने शहर का जानकार होता है। योम डॉक ही की तारीफ करता है कि वह उनके शहर का जीनियस था जिसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया था। अचानक डॉक ही को असहज महसूस होता है और वह दवाई लेने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। किम डूबोंग के लोग सर्जरी के सारे सबूत मिटाना शुरू कर देते हैं और सेओक को धन्यवाद देकर कहते हैं कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वे तैयार हैं। इसके बाद डॉक्टर हान, सेओक की सहकर्मी, किम की देखभाल के लिए कुछ दिनों तक उसके साथ जाती है। सेओक, यंगजू, एनेस्थेटिस्ट और नर्स ही वहां रह जाते हैं। सेओक यंगजू को एक आइस बॉक्स डॉग हान तक पहुंचाने को कहती है और उसे अंदर झांकने से मना करती है, लेकिन रास्ते में यंगजू खुद को रोक नहीं पाता और आइस बॉक्स खोलकर देखता है जिसमें सिर्फ कुछ चिप्स के पैकेट होते हैं। वह तुरंत कार घुमा लेता है। इसी बीच नर्स सेओक की पानी की बोतल से पानी पीती है और बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो अपना बैग ढूंढने लगती है और उसे ऑन ऑपरेटिंग एरिया में बैग मिल जाता है, जहां से ओक अचानक उस पर हमला कर देती है और उसके गले में तार लपेट देती है। यंगजू वहां लौटकर सेओक को देखता है, जो उसे मजाकिया अंदाज में पूछती है, फावड़ा कहाँ रखा है? मिसेज रा डॉकी के पास से ओक की तस्वीरें लेकर आती है, जिसमें वह अपने रॉटवीलर कुत्तों के साथ खेल रही होती है। डॉकी मुस्कुराता है और रा कहती है कि वह और सेओक एक जैसे हैं। डॉकी अब उससे मिलने जाने पर विचार करता है। सेओक अब पाजू नामक छोटे शहर में अपने फार्मेसी में वापस आ गई है। जब वह काम से निकलती है तो सड़क के उस पार एक व्यक्ति को घूरते हुए देखती है, जिसके पैर में एंकल मॉनिटर बंधा होता है। घर पर वह यंगजू को इसके बारे में बताती है। तभी अचानक उसे डॉकी का फोन आता है, जो कहता है कि वह उससे मिलने आ रहा है। इस कॉल से सेओक घबरा जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉकी ने सेओक को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलवा दिया था। गुस्से में सेओक उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन अन्य डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। डॉकी उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि वह अब कभी भी किसी ऑपरेशन थिएटर में काम नहीं करेगी। सेओक बारिश में घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। वर्तमान में डॉक ही सेओक के पास आता है। कुछ छोटी बातें करने के बाद वह उसे ब्रेन सर्जरी वीडियो दिखाता है और कहता है कि उसने बहुत सुधार कर लिया है। फिर वह स्वीकार करता है कि वह ब्रेन स्टेम ग्लियोमा से पीड़ित है और चाहता है कि सेओक उसकी सर्जरी करे। जब सेओक गुस्से में पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगी, तो वह कहता है कि पुलिस उसे खोज रही है। घर से निकलते समय डॉकी को फिर से दर्द का दौरा पड़ता है। वह दवा की शीशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सेओक उस पर पैर रखकर उसे तोड़ देती है और पागलों की तरह हंसती है। यंगजू शोर सुनकर एम्बुलेंस को बुला लेता है, क्योंकि डॉक ही बेहोश होकर गिर जाता है। दूर से एंकल मॉनिटर वाला व्यक्ति सेओक के घर को घूरते हुए देख रहा होता है। फ्लैशबैक में सेओक की रेजिडेंसी के दिनों की झलक मिलती है। वह नोटिस बोर्ड पर लगी एक न्यूरो क्विज को हल करती है और तब उत्साहित हो जाती है जब उसे डॉक्टर चॉय डॉकी के अस्पताल वापस आने का नोटिस दिखाई देता है। डॉकी को एक अन्य डॉक्टर सॉन्ग के साथ दिखाया जाता है, जो उसे जोंग से ऑक के बारे में बताता है। वह से ऑक को लूस कैनन बेकाबू तोप कहता है
और कहता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। सेओक डॉक ही के ऑफिस पहुंचती है और उस हफ्ते की न्यूरो क्विज दिखाती है। वह बताती है कि वह डॉक ही का तब से इंतजार कर रही है जब उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और उसने डॉक ही के कई रिसर्च पेपर्स याद कर लिए हैं। डॉक ही क्विज पेपर उसे वापस करता है जिस पर उसने परफेक्ट लिखा होता है। बाद में सेओक बारिश में दौड़ती है और डॉक ही से उसे स्टूडेंट के रूप में लेने की भीख मांगती है। वर्तमान में डॉक ही मिसेज रा से कहता है कि सेओक को ब्रेन सर्जरी से प्यार था और वह ऑपरेशन थिएटर में ही मरना चाहती थी। वह कहता है कि वह खुद भी अपनी जवानी में ऐसा ही था, लेकिन उसे यह समझना चाहिए था कि सेओक के पास आत्म नियंत्रण की कमी है। डॉक ही फिर डॉक्टर हान ह्योन हो से मिलता है जो सेओक की सहकर्मी है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। हान यह बात सेओक को बताता है और उससे डॉक ही की सर्जरी करने का अनुरोध करता है। वह कहता है कि डॉक ही ने उसका मेडिकल लाइसेंस बहाल करने में मदद करने का वादा किया है, लेकिन सेओक कहती है कि यह बेकार होगा क्योंकि उसे अब किसी भी अस्पताल में ऑपरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसी रात वह गुस्से में रेजिडेंसी के दिनों के सारे पेपर्स जला देती है जिनमें से कई पर डॉक ही द्वारा परफेक्ट लिखा होता है। अगले दिन एंकल मॉनिटर वाला व्यक्ति सेओक की फार्मेसी में आता है। वह बताता है कि वह पिछली रात उसे देख रहा था और फिर उसे ड्रिंक पर चलने को कहता है। उसके जाने के बाद सेओक और उसकी सहकर्मी देखते हैं कि वह आदमी अपनी बड़ी बहन को पीट रहा है जो लोकल रेस्टोरेंट की मालकिन है। वे दोनों ग्राहक बनकर उस रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि उसे रोक सकें। खाना खाते समय ह्योन हो का फोन आता है और वह सेओक से पूछता है कि क्या वह उसी रात एक नए मरीज की सर्जरी कर सकती है। वह तुरंत हाँ कह देती है। यंग जू से संपर्क करने की कोशिश में सेओक को कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि यंग जू उस तस्वीर को देख रहा होता है जिसमें सेओक, डॉक ही और एक अन्य महिला होती है। यह तस्वीर सेओक ने पिछली रात जलाई थी। वह तस्वीर में दिख रही महिला से मिलता है जो बताती है कि यह तस्वीर उस दिन की है जब सेओक ने पहली बार सर्जरी का नेतृत्व किया था। वह कहती है कि सेओक एक जीनियस थी लेकिन साथ ही एक मूर्ख भी। फ्लैशबैक में सेओक गुस्से में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि डॉक ही ने उसे बोस्टन के एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए नहीं चुना और उसकी जगह हा उयोंग को भेजा। वह गुस्से में डॉक ही के ऑफिस में घुस जाती है और हंगामा करती है। भले ही उयोंग की माँ वहीं बैठी होती है। डॉक ही को सेओक का व्यवहार पसंद नहीं आता और वह उसे थप्पड़ मारता है। इसके बाद वह उसे सभी सर्जरी से प्रतिबंधित कर देता है। एक साल बाद एक डिपार्टमेंट हेड डॉक ही की गैर मौजूदगी में से ओक को सर्जरी करने देता है। जब डॉक ही वापस आता है तो वह सेओक को ऑपरेशन थिएटर से जबरन बाहर फेंक देता है। वर्तमान में सेओक का नया मरीज कभी आता ही नहीं। जब वह और ह्योन हो वहां से निकलते हैं तो वह डॉक ही को कार में बैठा देखती है और समझ जाती है कि इसमें जरूर उसी का हाथ है। डॉक ही बताता है कि उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसके लिए जगह पक्की कर दी है जहां वह जितनी चाहे सर्जरी कर सकती है। शर्त यह है कि उसे डॉक ही की सर्जरी करनी होगी। सेओक फिर से मना कर देती है लेकिन डॉक ही को भरोसा है कि वह उसे मनवा लेगा। मिसेज रा जो डॉक ही को ड्राइव कर रही होती है उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। यंग जू और सेओक फिर रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां एंकल मॉनिटर वाला आदमी उसे घूरते हुए देखता है। दूसरी ओर डॉक ही अमेरिका में रहने वाले एलन से बात करता है। वह एलन से कहता है कि उसकी दवा की आखिरी शीशी बची है और एलन उसे बताता है कि वह जल्द ही आएगा। उस रात सेओक देखती है कि एंकल मॉनिटर वाला आदमी उसके घर को घूर रहा है। वह बाहर जाती है और समझ जाती है कि वह ऐसा काफी समय से कर रहा है। तभी दो लोकल आदमी वहां से गुजरते हैं और उसे बातचीत करने लगते हैं। वे बताते हैं कि रेस्टोरेंट को बेचने की तैयारी हो रही है क्योंकि एंकल मॉनिटर वाला आदमी अपनी बहन से पैसे मांग रहा है। सेओक अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट को खोने से नाराज हो जाती है और उस आदमी को मारने की योजना बनाती है, लेकिन यंग जू उसे रोक लेता है। सेओक अगले दिन फिर रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि वह आदमी अब एंकल मॉनिटर नहीं पहन रहा है। वह उससे बात करता है और अगले दिन ड्रिंक पर जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन सुबह सेओक कुछ पिल्स को पीसकर एक ड्रिंक में मिला देती है। वह आदमी जब साइकिल पर होता है तो सेओक उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वह ड्रिंक पीता है और फिर वे दोनों सेओक के घर चले जाते हैं। जल्द ही वह आदमी बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को सेओक के प्लास्टिक से ढके लिविंग रूम में बंधा हुआ पाता है। सेओक मुस्कुराकर कहती है सब ठीक है और फिर चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। सेओक जब बॉडी को जंगल में ले जाती है तो वह यंग जू को फोन करके घर जाकर सफाई करने के लिए कहती है। यंग जू घर जाकर उस आदमी का सारा सामान जला देता है। उसकी आईडी कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम क्वोन सिन ग्यू है। फिर यंग जू फर्श के धब्बे साफ करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक पुलिस वाला सामने के आंगन में जलती आग देखकर घर की ओर बढ़ता है। जंगल में सेओक को महसूस होता है कि कोई आसपास है। वह तुरंत हमले के लिए कूद पड़ती है, लेकिन पता चलता है कि वह व्यक्ति डॉक ही है।
हाइपर नाइफ के एपिसोड 3 की शुरुआत से ओक के रेजिडेंसी के दिनों से होती है, जहां से ओक के पास एक बच्चा आया था जो अपने पिता को इलाज के लिए लाया था। उसे पता चलता है कि डॉक ही को अपने दोस्त म्योंग जिन की सर्जरी करनी थी। जब डॉक ही अपने दोस्त से मिला तो वह मुस्कुरा रहा था, जो कि बहुत कम देखने को मिलता था। आमतौर पर डॉक ही अक्सर गंभीर या उदास ही दिखाई देता था, लेकिन उस दिन वह खुलकर मुस्कुरा रहा था। यही वजह थी कि सेओक को लगा कि डॉक ही कुछ छुपा रहा है। सर्जरी की जिम्मेदारी डॉक ही के हाथ में थी, लेकिन सेओक को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आमतौर पर ऐसी बातें उसे ही बताई जाती थीं, लेकिन इस बार डॉक ही ने अपने दोस्त को सर्जरी में असिस्टेंट बनाने का फैसला किया। यह देखकर जंग सेओक को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में सेओक ने एक चाल चली और अपने दोस्त को यह कहकर बाहर कर दिया कि उसका पेट खराब हो गया है। इसके बाद सेओक ने खुद डॉक ही की सर्जरी में असिस्टेंट बनने का फैसला कर लिया, जिससे डॉक ही चौंक गए। सर्जरी के दौरान जब जंग सेओक ने चोई डॉक ही को स्कैल्पेल दिया तो गलती से या शायद जानबूझकर उसने डॉक ही के हाथ को घायल कर दिया। इसलिए चोई डॉक ही को ऑपरेशन छोड़ना पड़ा और पूरी सर्जरी की जिम्मेदारी जंग सेओक ने संभाल ली। सर्जरी हमेशा की तरह बहुत ही सफल रही। बाद में जब सेओक ने इस बारे में डॉक ही को बताया तो डॉक ही ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। यहीं से सेओक ने चोई डॉक ही से साफ साफ कह दिया कि उसे पता है कि डॉक ही असल में क्या योजना बना रहा था, उस इंसान की जान लेने के लिए जिसे वो अपना दोस्त कहता था। सेओक को भी लगा कि वह व्यक्ति चोई डॉक ही का दोस्त नहीं था, बल्कि उसका दुश्मन था। डॉक ही को उस आदमी से इतनी नफरत थी कि वह उसकी जान लेना चाहता था। यही कारण था कि चोई डॉक ही ने सेओक को अपने साथ आने की इजाजत नहीं दी। डॉक ही ने कहा कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है और सेओक की इन दलीलों को नकार दिया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डॉक ही ने सेओक को एंकल मॉनिटर वाले शख्स का शव दफनाते हुए पकड़ लिया, लेकिन उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने उसकी मदद की पेशकश की, लेकिन सेओक ने मना कर दिया। डॉक ही ने चिंता जताई कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे जेल हो सकती है, लेकिन सेओक ने कहा कि उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और वह जेल जाने से बेहतर आत्महत्या करना पसंद करेगी। इसके बाद उसने डॉक ही पर सर्जरी करने से फिर से इनकार कर दिया। इस वजह से डॉक ही को सेओक पर बहुत गुस्सा आया। कुछ समय बाद डॉक ही को मिसेज रा का फोन आया और उसने उसकी लोकेशन के बारे में पूछा, लेकिन डॉक ही मिसेज रा को वहां एएन से भी मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि सेओक असल में क्या कर रहा था। फिर अगले दिन पुलिस उस दुकान पर पहुंची जहां सेओक ने उस आदमी की जान ली थी। दुकान के मालिक को भी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था और जब पुलिस ने सेओक से पूछा वह आदमी कहाँ है, तो सेओक ने झूठ बोला कि उसे कुछ नहीं पता। कुछ समय बाद सेओक को अपने फार्मेसी से सूचना मिली कि वहां पर छापा मारा गया था। ठीक उसी समय यून हो के क्लिनिक पर भी छापा पड़ा और उन दोनों का प्रैक्टिस लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। जैसा कि जंग सेओक को शक था, ये सब कुछ चोई डॉक ही ने ही करवाया था। गुस्से में सेओक ने डॉक ही को फोन किया और उसने डॉक ही से कहा कि वह तुरंत इन सभी चीजों को खत्म करे ताकि उसका और डॉक्टर हान का प्रैक्टिस लाइसेंस फिर से बहाल हो सके। लेकिन डॉक ही ने कहा, अगर मुझसे बात करनी है तो सीधे बुसान के इवेंट में आओ। गुस्से में सेओक ने डॉक ही का पीछा करते हुए बुसान तक उसका पीछा किया। फिर डॉक्टरों को सम्मानित करने वाले एक बड़े मेडिकल अवार्ड समारोह का दिन नजदीक आ गया। यह एक ऐसा इवेंट था जहां डॉक्टर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता था और आमतौर पर इस अवार्ड का सबसे बड़ा सम्मान डॉक ही को ही मिलता था। इस बार सेओक भी वहां मौजूद थी। जब सेओक टॉयलेट गई तो उसने 3 लोगों को अवार्ड शो के मालिक के बारे में बात करते सुना। उन्होंने बताया कि अवार्ड शो के मालिक नाना इचिदा का बेटा गंभीर रूप से बीमार था और कोई भी डॉक्टर उसकी सर्जरी करने को तैयार नहीं था। यह सुनकर जंग सेओक के दिमाग में तुरंत एक योजना आ गई। उसने अवार्ड सेरेमनी की फाउंडर इचिदा से संपर्क किया। सेओक को पता चला कि इचिदा के बेटे को ब्रेन ट्यूमर है और यह सर्जरी इतनी खतरनाक है कि कोई भी इसे नहीं कर सकता। इसीलिए सेओक ने इचिदा को उसके बेटे की दुर्लभ सर्जरी करने की पेशकश की। सेओक ने इचिदा को उसके द्वारा की गई सर्जरी का वीडियो दिखाया और कहा कि वह सिर्फ 4 घंटे में उसके बेटे की सर्जरी पूरी कर देगी, लेकिन इसके बदले में सेओक चाहती है कि इचिदा डॉक ही को वह अवार्ड न दे जिससे सबके सामने उसकी बेइज्जती हो, और सेओक यही तो चाहती थी। यह सुनकर इचिदा ने सेओक को मना कर दिया। रात के समय बड़े मेडिकल अवार्ड समारोह का आयोजन शुरू हुआ। यह एक प्रतिष्ठित इवेंट था जहां बेहतरीन डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाता था। इस दौरान इचिदा ने डॉक ही से मुलाकात की और पूछा, तुमने आज सेओक को अपने साथ क्यों नहीं लाया? हमेशा तो तुम उसे इंट्रोड्यूस करते हो। लेकिन चोई डॉक ही ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जंग सेओक की स्किल्स पर मुझे पूरा भरोसा है। उसकी काबिलियत यहाँ मौजूद किसी भी डॉक्टर से 100 गुना बेहतर है। इसके बाद इचिदा ने सेओक से मुलाकात की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 4 घंटे का समय देती हूँ। तुम्हें मेरे बेटे की सर्जरी करनी होगी। फिर डॉक्टर हान को इसकी जानकारी
जानकारी दी गई और वे यंगजू के साथ तुरंत निकल गए। इचिदा ने खुद जंग सेओक और यंगजू के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम किया। फिर वे अस्पताल पहुंचे। इचिदा ने जंग सेओक से सर्जरी को बहुत अच्छे से करने की विनती की। जंग सेओक ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के दौरान थोड़ी दिक्कत आई जब मरीज को अचानक ब्लड की जरूरत पड़ी। यह सुनकर इचिदा घबरा गई और सेओक पर गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन आखिरकार ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसके बाद सेओक समारोह में पहुंचती है। जब विनर्स का ऐलान हुआ तो सब चौंक गए। नाना इचिदा ने अपना वादा निभाया और डॉकी को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इचिदा ने डॉकी को एक इशारा किया जिससे डॉकी को समझ में आ गया कि यह सब जंग सेओक का प्लान था। अवार्ड सेरेमनी के बाद सेओक से एक शख्स मिलने आया। यह वही शख्स था जिससे सेओक कुछ साल पहले मिली थी, की योंग, जो कि म्योंगजिन का बेटा था। की योंग ने बताया, सर्जरी के 1 महीने बाद मेरे पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन्होंने अचानक मुझे फोन किया और कहा कि वह अब आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके बाद से की योंग को आज तक अपने पिता का कोई सुराग नहीं मिला। की योंग के अनुसार उसके पिता से आखिरी बार जो मिला था वह डॉकी ही था। सेओक ने फौरन सोचा, यह तो सुनहरा मौका है डॉकी की इमेज को और खराब करने का। उधर डॉकी को डिटेक्टिव्स ने कॉल किया। उन्होंने डॉकी से कहा कि उन्हें एक ऐसी जगह चलना होगा जहां से ओक और उसके साथियों द्वारा गलत तरीके से सर्जरी की जा रही थी। जब डॉकी की मुलाकात से ओक से हुई तो उसने कहा, मुझे सब कुछ पहले से पता था और मैंने ही नाना इचिदा को सर्जरी के लिए राजी किया था। इसके बाद सेओक ने डॉकी की बेइज्जती पर खुशी जताई। उसने उसे सर्जरी के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने उसी दिन म्योंगजिन के बेटे की योंग से मुलाकात की थी। उसने डॉकी से पूछा कि क्या उसके पिता को आपने मारा। इस पर डॉकी ने साफ मना कर दिया और कहा, इस मामले में दखल मत दो। फिर से ओक ने पूछा कि उसने उसे कैसे मारा, लेकिन डॉकी ने इनकार कर दिया और कहा कि म्योंगजिन उसका दोस्त था। तब से ओक ने दावा किया कि अब उसे समझ आ गया कि डॉकी ने उसे बॉस्टन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डॉकी म्योंगजिन को खत्म करने की योजना बना रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उसका करियर बर्बाद कर दिया। डॉकी ने कहा कि यह सब बकवास है और तुम एक बेकार इंसान हो, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि डॉकी को उस जगह के बारे में पता चल गया जहां से ओक ने गैंगस्टर की सर्जरी की थी और पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। वहां की जांच पड़ताल करने पर उन्हें उस नर्स की बॉडी वहां मिली जो कभी डॉकी के साथ काम कर चुकी थी, और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है जब सेओक काम से लौट रही थी। असल में उसे उसी रात फिर से काम पर लौटना था और डॉकी के साथ सर्जरी करनी थी, लेकिन अचानक उसने आने से मना कर दिया। बाद में जब एक नर्स ने उसे कमरे में जाकर देखा तो सेओक वहां नहीं थी। अगले दिन डॉकी और यू योंग ने सेओक के घर जाने का फैसला किया। जब उन्होंने सेओक को देखा तो उसके चेहरे और गले पर कई गहरे घाव और चोट के निशान थे। डॉकी ने गौर किया कि सेओक के स्टोर रूम में अजीब सी हलचल थी। डॉकी ने सेओक से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तुमने अचानक स्टोर रूम का सारा सामान क्यों निकाला? लेकिन सेओक ने कुछ भी सच नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं फिसलकर गिर गई थी, इसीलिए ये चोट और निशान है। हालांकि डॉकी को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब डॉकी स्टोर रूम में गया तो वहां उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिली। सेओक ने बताया कि उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। असल में जब सेओक घर लौट रही थी तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसे हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सेओक ने अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को मार डाला, लेकिन डॉकी को इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, तुम ये सब खुद ही संभाल सकती हो, है ना? यही सुनकर सेओक को यकीन हो गया कि डॉकी भी उसी की तरह एक साइकोपैथ है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। पुलिस ने उस जगह की जांच शुरू कर दी जहां नर्स की लाश मिली थी। वहां पर उन्हें बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए हुए सर्जिकल ड्रग्स भी दफन मिले। जिज्ञासा के चलते सेओक और यंगजू उस जगह को देखने पहुंचे। वहां जब सेओक ने डॉकी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि डॉकी अवार्ड न मिलने का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। इसी बीच डॉकी और यू योंग डिटेक्टिव्स से बात कर रहे थे। डॉकी सेओक से मिला और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें कोई डर नहीं कि अगर सच्चाई सामने आई तो तुम पकड़ी जा सकती हो? लेकिन सेओक ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस म्योंगजिन की सच्चाई जानना चाहती हूँ, क्योंकि म्योंगजिन की योंग का पिता था। सेओक ने वादा किया कि मैं सबूत लाकर साबित करूंगी कि डॉकी ने ही म्योंगजिन की
की हत्या की थी। दरअसल सेओक को इस बात का शक इसलिए हुआ क्योंकि सर्जरी के बाद उसने डॉक ही के चेहरे पर म्योंग जिन के प्रति गुस्सा और नफरत देखी थी। उधर डिटेक्टिव्स को नर्स की डेड बॉडी पर जानवरों के बाल मिले। जब उन्होंने डॉक ही को वह सबूत दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह सेओक के कुत्ते का हो सकता है। अब सेओक की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद सेओक और कीयोंग मानसिक अस्पताल गए जहां म्योंग जिन को भर्ती किया गया था। वहां के प्रभारी ने बताया कि म्योंग जिन की जगह कोई और आदमी वहां रह रहा था और उसे अक्सर एक आदमी मिलने आता था। जब सेओक ने डॉक ही की तस्वीर दिखाई तो प्रभारी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे मिलने वाले का चेहरा याद नहीं है। इस बीच डॉक ही को पता था कि सेओक कीयोंग के पिता का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए डॉक ही ने उसके हर कदम पर अपने आदमियों से निगरानी करवाई थी। जब सेओक ने कीयोंग के पिता की दवाइयों के पर्चे की जांच की तो पाया कि दी गई दवाइयां बहुत खतरनाक और गलत थीं। इन दवाओं का बीमारी से कोई संबंध नहीं था, इसलिए कीयोंग को यकीन हो गया कि उसे और उसके पिता को धोखा दिया गया है। गुस्से में आकर कीयोंग ने नर्स पर चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने हमसे सिर्फ पैसे के लिए झूठ बोला। इस दौरान मरी हुई नर्स के शरीर पर मिले बालों की जांच पूरी हो गई थी और ये बाल सेओक के कुत्ते के ही थे। उधर कीयोंग का गुस्सा और बढ़ गया। कीयोंग ने समझ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है। सेओक ने कीयोंग को बाहर जाकर इंतजार करने को कहा और नर्स के हाथ पर आई चोट पर पट्टी बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी सेओक की नजर उस नर्स की अंगूठी पर पड़ी। ये वही अंगूठी थी जो कीयोंग के पिता पहना करते थे। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। कीयोंग का गुस्सा फूट पड़ा जब उसे पता चला कि उसके पिता की अंगूठी बेपहचान नर्स के पास थी। गुस्से में बेकाबू होकर कीयोंग ने नर्स को खींचकर बाहर ले जाकर जमकर पीटा। सेओक ने दोनों को रोकने की कोशिश की पर नाकाम रही। अचानक दोनों झगड़ते झगड़ते खाई में गिर गए। जब सेओक ने नीचे जाकर देखा तो नर्स की मौत हो चुकी थी। हालांकि कीयोंग की सांसें चल रही थीं, लेकिन वह कोमा में जा चुका था। मामला बहुत बिगड़ चुका था, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सेओक सीधा डॉक ही से मिलने जा पहुंची। साथ में वह अंगूठी भी लेकर गई। सेओक ने पूछा, क्या तुमने वाकई कीयोंग के पिता की हत्या की थी? लेकिन डॉक ही ने कुछ भी कबूल नहीं किया और कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर जब सेओक ने सच उगलवाने की कोशिश की तो डॉक ही ने बहाना बनाकर मुलाकात खत्म कर दी। उसी रात डॉक ही गुप्त रूप से एक गोदाम में गया। वहां डॉक ही ने एक सफेद कार खड़ी की थी जो कि योंग के पिता की पुरानी कार थी। कार के दरवाजे पर ऐसा केमिकल लगाया गया था जिससे इंसान बेहोश हो जाता था। तभी हम देखते हैं कि योंग के पिता बेहोशी में बड़बड़ाने लगे और फिर अचानक गायब हो गए। सेओक का शक सही निकला। डॉक ही को योंग के पिता से कड़ी नफरत थी। इसके बाद डॉक ही ने वही केमिकल डिटेक्टिव की कार के दरवाजे पर भी लगाया। जब डिटेक्टिव ने कार खोली और अंदर बैठा तो वह सूंघते ही बेहोश हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक ही तो सेओक से भी ज्यादा खतरनाक साइकोपैथ निकला। अब आगे क्या होगा? क्या डॉक ही का सच सामने आ पाएगा? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने डियोक हे की क्रूरता को देखा था और हमें पता चला था कि डियोक हे सेओक से भी ज्यादा सन की आदमी है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब डियोक ही म्योंग जिन की गर्दन पर चाकू रखता है। म्योंग जिन अपने बेटे को आखिरी बार फोन करता है। कॉल खत्म होते ही डियोक ही उसकी गर्दन काट देता है और फिर उसे जख्म पर दबाने के लिए नैपकिन देता है। म्योंग जिन लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलता है, एक चट्टान के किनारे तक पहुंचता है और नीचे गिरकर मर जाता है। डियोक ही बस खड़ा होकर देखता रहता है। फिर सीन बदलता है। डियोक ही और मिसेज रा की बातचीत हो रही है। उनके बीच टेबल पर म्योंग जिन की अंगूठी रखी है। डियोक ही जवाब मांगता है। मिसेज रा कबूल करती है कि उसने उस दिन डियोक ही का पीछा किया था और म्योंग जिन की जान बचाई थी, लेकिन उसे दिमागी चोट लगी थी, इसलिए उसने उसे एक नर्सिंग होम में रखा। वो डियोक ही को बताती है कि 3 महीने पहले म्योंग जिन की मौत हो चुकी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर सेओक जंगली सुअरों का शिकार कर रही होती है। यंगजू को लगता है कि वह किसी बात से परेशान है, लेकिन सेओक कुछ नहीं बताती। फिर उसे पुलिस स्टेशन से बुलावा आता है। बाद में वह की यंग से मिलने अस्पताल जाती है, जहां वह डियोक ही से टकरा जाती है। डियोक ही उसे बताता है कि नर्स की बॉडी पर कुत्ते के बाल मिले हैं। वह उसे पुलिस से बचाने की बात करता है, लेकिन बदले में चाहता है कि सेओक उसकी सर्जरी करे, लेकिन सेओक इनकार कर देती है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर यांग और बाकी पुलिसकर्मी डिटेक्टिव ली की गुमशुदगी की जांच कर रहे हैं। यांग को पता चलता है कि ली का आखिरी कॉल डियोक ही को गया था। वहीं डिटेक्टिव सियोंग एक संदिग्ध आदमी से मिलता है और उसे मिन के बारे में बताता है, जो गैर कानूनी सर्जरी का दलाल है। इंस्पेक्टर यांग डियोक ही से मिलता है। डियोक ही कहता है कि डिटेक्टिव ली
उससे मिलने वाले थे, लेकिन उसने तबीयत खराब होने के कारण प्लान कैंसिल कर दिया। वह यह भी कहता है कि ली उसे इंस्पेक्टर यांग की रिश्वतखोरी के बारे में बात करना चाहता था। यांग की टीम डियोक ही के घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और देखती है कि वह रात को जल्दी सो गया था। इस तरफ यंगजू के कहने पर ह्योन हो सेओक से मिलने जाता है। वे अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। सेओक अपने सपने के बारे में बताती है कि वह ऑपरेशन रूम में हर दिन सर्जरी करना चाहती है। ह्योन हो उसे एहसास दिलाता है कि यंगजू उसकी बहुत परवाह करता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ह्योन हो सेओक को यंगजू से मिलाने लाता है। यंगजू को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन वह सर्जरी नहीं करवाना चाहता। वह शांति से मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सेओक उसे समझाती है कि बिना सर्जरी के वह बहुत दर्दनाक मौत मरेगा। वह उसे मनाकर ऑपरेशन के लिए तैयार कर देती है। आखिर में सेओक सर्जरी में सफल होती है। वर्तमान में यंगजू एक फार्मेसी में होता है। तभी दो आदमी अंदर आते हैं। उनमें से एक वही संदिग्ध आदमी है जो पहले डिटेक्टिव सियोंग से मिला था। अगले दिन सुबह सेओक को यंगजू घर पर नहीं मिलता। जब वह कॉल करती है तो यंगजू कहता है कि वह क्लास में है और फिर बाद में कहता है कि वह फिल्म देखने जा रहा है। असल में वही संदिग्ध आदमी उसे एक बेसमेंट में बंधक बनाए हुए है। वह यंगजू को बुरी तरह पीटता है और पूछता है कि नर्स को किसने मारा। इदार सेओक थिएटर जाती है और अपने लिए मूवी टिकट खरीदती है। मिसेस रा, जो उसका पीछा कर रही थी, यह देखती है और तुरंत ड्योखी को रिपोर्ट करती है। उस समय ड्योखी एक डिपार्टमेंट स्टोर में होता है। रिपोर्ट मिलने के बाद वह वहां से कुछ मांस खरीदता है। उधर इंस्पेक्टर यांग अपने एक सोर्स से मिन का नंबर हासिल कर लेता है। मिन ड्योखी को कॉल करता है और बताता है कि वह जल्द ही यांग से मिलने वाला है। वह यह भी इशारा करता है कि उसे सेओक के बारे में कुछ पता है। यह सुनकर ड्योखी को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत इंस्पेक्टर यांग को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है, लेकिन यांग मना कर देता है। इसके बाद ड्योखी मिन और उसके आदमी को एक शानदार अपार्टमेंट में बुलाता है। ड्योखी सेओक को बचाने के लिए मिन के साथ डील करने के लिए तैयार है। यह देखकर मिन सोचने लगता है कि क्या ड्योखी और सेओक के बीच कोई रिश्ता है। जब वह यह पूछता है कि क्या वे दोनों एक साथ सोए थे, तो ड्योखी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिन को ड्योखी और सेओक के रिश्ते पर शक होता है। इस बीच यांग मिन को कॉल करता है और मिलने के बारे में पूछता है, लेकिन मिन कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। वह ड्योखी से कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए और ड्योखी वहां से चला जाता है। बाद में यांग किसी को कॉल करके कहता है कि सर्जरी का शेड्यूल तय कर दो। मूवी खत्म होने के बाद सेओक अब भी यंगजू को नहीं ढूंढ पाती। तभी उसे यंगजू के नंबर से कॉल आता है और कॉल करने वाला उसे एक एड्रेस देता है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि यंगजू बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। फिर उसे उस गैंगस्टर से मिलवाया जाता है जिसकी उसने पहले एपिसोड में सर्जरी की थी। गैंगस्टर कहता है कि उसे डर है कि नर्स की हत्या का सुराग उसकी गैंग तक पहुंच सकता है। वह सेओक से कहता है कि मिन को रास्ते से हटा दो ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। घर लौटते समय सेओक यंगजू से पूछती है कि क्या उन्हें फिलीपींस चले जाना चाहिए। यंगजू गुस्से में साफ इनकार कर देता है। दोनों की बहस के बीच उनके पास से दमकल गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। जब सेओक घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका शेड, जहां उसके कुत्ते सोते हैं, जल रहा है। मिसेस रा भी वहां मौजूद होती है। वह ड्योखी को कॉल करती है और कहती है कि काम पूरा हो गया। गुस्से में सेओक ड्योखी को कॉल करके मिलने के लिए कहती है। दोनों एक जगह मिलने का तय करते हैं और वहां सेओक अपनी कार ड्योखी की कार में जोर से ठोक देती है। फिर वह दोबारा ऐसा करती है। ड्योखी कार से बाहर आता है और दोनों गाड़ियों के बीच खड़ा हो जाता है। सेओक गाड़ी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ऐन वक्त पर गाड़ी मोड़ लेती है। इसके बाद मिन सेओक के घर आता है। ह्योन हो और यंगजू भी वहां होते हैं। मिन सेओक के लिए एक काम लेकर आया है, लेकिन सेओक और ह्योन हो उससे कोई भी डील करने से मना कर देते हैं। तब मिन उन्हें याद दिलाता है कि वे उसे 120 मिलियन वॉन के कर्जदार हैं। एपिसोड के अंत में तीनों एक बड़े जहाज के पास इंतजार कर रहे होते हैं, जहां मिन के क्लाइंट की सर्जरी होनी है। इस सर्जरी के लिए 2 सर्जनों की जरूरत होती है, लेकिन सभी को तब झटका लगता है जब पता चलता है कि दूसरा सर्जन कोई और नहीं बल्कि ड्योखी है। एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। ड्योखी डॉक्टर सॉन्ग से बात कर रहे होते हैं, जो कि एक और यूनिवर्सिटी से टॉप स्कोर करने वाली लड़की सेओक को अपनी यूनिवर्सिटी में ले आए थे। सेओक वेलकम सेरेमनी में अपने सोशल वर्कर के साथ आई थी। डॉक्टर सॉन्ग ड्योखी को बताते हैं कि सेओक का व्यवहार अजीब है और वह पैसों के लिए लोन शार्क से डील कर रही है। फिर वे ड्योखी को सेओक की रेजिडेंसी की एप्लीकेशन दिखाते हैं। अब वर्तमान में ड्योखी के पास अभी भी वही पीले रंग की पर्ची है। तभी मिन का कॉल आता है और वह एक प्रस्ताव रखता है। फिर कहानी मिन की बोर्ड पर शिफ्ट होती है, जहां ड्योखी, सेओक और बाकी लोगों से उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं।
सेओक अब भी बहुत गुस्से में है। मिन बताता है कि क्लाइंट चाहता है कि इस सर्जरी में लीड देओक ही करें। ह्योन हो और योंग जू सर्जरी की तैयारी शुरू करते हैं। इस समय सेओक डेक पर होती है और अपने कुत्तों की कॉलर पानी में फेंक देती है। देओक ही आता है और बताता है कि उसने पुलिस की जांच से बचाने के लिए उसके कुत्तों को मार दिया। जब वह कहता है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए तो सेओक गुस्से में अपनी छतरी से उसे मारने लगती है, जिसे योंग जू रोकता है। सेओक गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मिन योंग जू को चेतावनी देता है कि सेओक को कंट्रोल में रखो, वरना कोई भी इस जहाज से जिंदा नहीं जाएगा। जब योंग जू पूछता है कि क्लाइंट कौन है तो मिन कहता है भगवान। दूसरी ओर ह्योन हो देओक ही से कहता है कि वह किसी और डॉक्टर क्वॉक सोंगटे से ऑपरेशन करवाए, लेकिन देओक ही कहता है कि उसे बेस्ट चाहिए और वो सेओक है क्योंकि उसी ने उसे बनाया है। ह्योन हो कहता है कि जो छात्र तुमसे सीखते हैं वे तुम्हारे कर्जदार नहीं हैं। उसी समय मिसेस रा एयरपोर्ट से एलन किम को लाकर देओक ही के घर छोड़ती हैं। सुबह देओक ही उस मरीज से मिलता है जो असल में एक धार्मिक गुरु है। उसे कैंसर है, लेकिन वह अपनी धार्मिक पहचान और फॉलोअर्स की वजह से आम हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता। दूसरी ओर बोर्ड पर मिन सबको बताता है कि सर्जरी रात में होगी क्योंकि मरीज की यही इच्छा है। ह्योन हो बताता है कि मरीज कोई और नहीं बल्कि किम यूं ताए, एक फेमस कल्ट लीडर है। सेओक ह्योन हो से कहती है कि देओक ही के हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, इसलिए वह ऑपरेशन के दौरान उस पर ध्यान रखें। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर यांग को मिन को एक हफ्ते में पकड़ने का टारगेट दिया जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले मिन के आदमी प्यो इन गुक से मिलते हैं, जिसने यांग को मिन का फोन नंबर दिया था। यांग उसकी पूछताछ शुरू करता है। जैसे जैसे रात नजदीक आती है देओक ही खुद को एक दवा का इंजेक्शन लगाता है। किम यूं ताए को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि सेओक इतनी छोटी उम्र की है। वह सर्जरी की पूरी प्रक्रिया समझने को कहता है। बाद में सेओक देओक ही से कहती है कि अगर उसके हाथ कांपे तो वह उससे जगह बदल ले। सर्जरी शुरू होती है। एक समय पर देओक ही गलती से एक ब्लड वेसल काट देता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। ऑपरेशन के दौरान देओक ही सेओक पर नाराजगी जताता है, लेकिन यह भी कहता है कि वह उसका शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसे यह एहसास दिलाया कि टीचिंग भी मजेदार हो सकती है। ये बात सेओक के दिल को छूती है। इस बीच इंस्पेक्टर यांग इन गुक का फोन इस्तेमाल करके मिन को कॉल करता है। ऑपरेशन के बाद सेओक देओक ही से डेक पर मिलती है। वह कहता है कि जितना वह सोचती है उतनी नफरत वह उससे नहीं करता। सेओक भी स्वीकार करती है कि ऑपरेशन थिएटर में बिताए पल उसकी सबसे अच्छी यादें थीं। वह उसे धन्यवाद कहती है और झुककर नमस्ते करती है। हाँ, उयोंग देओक ही के घर आता है। सोचता है कि वह बीमार है, लेकिन नौकर बताता है कि देओक ही शहर से बाहर गया है। उयोंग की मुलाकात एलन से होती है, जो बताता है कि वह सेओक के साथ सर्जरी करने आया है। जब एलन उसे एमआरआई दिखाता है तो उयोंग पहचान लेता है कि वह देओक ही की है। ह्योन हो मरीज की देखभाल के लिए बोट पर रुक जाता है। बाकी लोग चले जाते हैं। रास्ते में मिसेस रा देओक ही को पिक करती है और बताती है कि मिन शायद अब सेओक को ब्लैकमेल करके देओक ही से और सर्जरी करवाना चाहता है। देओक ही गाड़ी रुकवाता है और सेओक का पुराना लेटर पढ़ता है जो उसने डॉक्टर सोंग को लिखा था। उसमें सेओक ने लिखा है कि वो जानती है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसे न्यूरोसर्जरी की रेजिडेंसी करनी ही है। उसका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, जिससे वह न ठीक से खा पाती थी न सो पाती थी। लेकिन जब पहली बार उसने ब्रेन सर्जरी देखी तब उसका दिमाग शांत हो गया। इस लेटर के बैकग्राउंड में हमें देओक ही की जिंदगी दिखती है, एक छात्र से डॉक्टर बनने का सफर जो सेओक की कहानी से मेल खाता है। अंत में सेओक लेटर पढ़कर मुस्कुराती है। रात में मिन, सेओक और योंग जू डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन मिन पर शक करने जैसा माहौल है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिन ने इंस्पेक्टर यांग से डील की थी, बदले में वह सेओक को पुलिस के हवाले करेगा। वर्तमान में सेओक योंग जू से दर्द की गोली मंगवाती है। वह शायद मिन को मारने का प्लान बना रही है। दूसरी तरफ मिन उसे पुलिस के हवाले करने की सोच रहा है। सेओक मिन को एकांत में बात करने के लिए बुलाती है। तभी उयोंग का कॉल आता है और वह सेओक से कहता है कि देओक ही की हालत उससे भी ज्यादा खराब है जितना दिख रहा है। वह कहता है कि देओक ही को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। उसी समय से ओक देखती है कि देओक ही मिन को पकड़कर एक अंधेरे गली में ले जाता है। उनके पीछे जमीन पर खून की बूंदें गिर रही होती हैं और हाइपर नाइफ का एपिसोड 6 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जब सेओक चौंक जाती है क्योंकि देओक ही ने मिन को चाकू मारकर एक संकरी गली में घसीट लिया। तभी यंग जू वहां पहुंचता है और इंस्पेक्टर यांग को समय पर देखकर सेओक को वहां से हटा लेता है ताकि इंस्पेक्टर यांग कुछ
कुछ न देख सके। इसके बाद सेओक को एक एड्रेस के साथ मैसेज आता है। जब वह उस जगह पहुंचती है तो उसे मिन की कार की चाबी मिलती है, जो कि उसके और यंगजू के लिए भागने की तैयारी थी। बाद में सेओक यू यॉन्ग को कॉल करती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि द्योखी जल्दी मरने वाला है। यू यॉन्ग कहता है कि वह उसके MRI स्कैन भेज देगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यांग और उसका साथी मिन की लाश ढूंढ लेते हैं। उधर द्योखी घर जाकर एक पैकेज खोलता है जिसमें एलन द्वारा भेजी गई दवाइयां होती हैं। दवाइयां बहुत कम होती हैं और एलन फोन पर माफी मांगता है कि वो ज्यादा नहीं ला सका। सेओक को यूयोंग के भेजे MRI स्कैन मिलते हैं जो पहले द्योखी द्वारा दिखाए गए CT स्कैन से बहुत अलग होते हैं। इससे पता चलता है कि द्योखी की हालत बहुत खराब है। यंगजू उसे समझाता है कि उसे द्योखी की जान बचानी चाहिए क्योंकि उसने उसके लिए किसी की जान ली है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि मिन की स्प्लीन को टारगेट करके उसे अंदरूनी खून बहाकर मारा गया है, जिससे लगता है कि कातिल कोई डॉक्टर है। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिलती है जिसमें दिखता है कि द्योखी मिन को गली में ले जा रहा है। एक पुलिस वाला किम ड्यूबोंग को कॉल करता है और बताता है कि कातिल एक पुरुष है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। ह्योन हो वापस लौटता है जिसने कल्ट लीडर की देखभाल की थी। सेओक और यंगजू उससे मिलने जाते हैं और देखते हैं कि कल्ट लीडर ने ह्योन हो को काट लिया था। सेओक अब तय करती है कि वह द्योखी की सर्जरी करेगी। वह ह्योन हो को स्कैन दिखाती है और समझाती है कि ट्यूमर धमनियों के चारों ओर फैल गया है और उन्हें एक जटिल ब्रेन सर्जरी सेरेब्रल आर्टरी बाईपास विथ वीन ग्राफ्ट्स करनी होगी। दूसरी ओर द्योखी अस्पताल में एलन किम का परिचय अपने स्टाफ से करवाता है। डॉक्टर सॉन्ग एक आगामी ब्रेन सर्जरी का जिक्र करता है। बाद में एलन किम कहता है कि वह सेओक के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है और बताता है कि उसने पहले एक ऐसे डॉक्टर के साथ काम किया था जो बहुत होशियार था, लेकिन सबका दुश्मन बन गया और आखिर में आत्महत्या कर ली। सेओक को फिर किम डुबोंग मिलने बुलाता है और मिन की मौत पर सवाल करता है। सेओक कहती है कि काम पूरा हुआ तो वह और कुछ नहीं पूछता। वह कहता है कि उसने सेओक की सर्जरी वीडियो देखी है और यदि कभी मदद चाहिए हो तो बताएं। इंस्पेक्टर यांग द्योखी को डिनर पर बुलाता है। वहां द्योखी को मैसेज मिलता है कि किम की यॉन की मौत हो गई है। कुछ ड्रिंक के बाद यांग सीधे पूछता है कि उसने मिन को क्यों मारा। वह कहता है कि उसने उस दिन द्योखी को देखा था। तब द्योखी कहता है कि वह यांग के एक गहरे राज के बारे में भी जानता है। यांग थाने जाकर CCTV फुटेज देखता है और अब वह भीड़ में खड़ी सेओक को पहचान लेता है। की योंग की अंतिम यात्रा पर सेओक और द्योखी मिलते हैं। सेओक पूछती है कि उसने किम म्योंग जिन को क्यों मारा। द्योखी बताता है कि म्योंग जिन सेओक को अपने अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं खोना चाहता था क्योंकि उसने उसे खुद ट्रेन किया था। दोनों फिर अस्पताल जाते हैं अपने पुराने ऑपरेशन थिएटर में, जो अब इस्तेमाल नहीं होता। सेओक पूछती है कि उसने उसे दूर क्यों किया, क्या इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया कि वो किम म्योंग जिन को मारना चाहता था। द्योखी कहता है हाँ। सेओक कहती है कि वो उसकी बीमारी के बारे में सब जानती है और उसकी सर्जरी करेगी। जब वो पूछता है कि क्या वह दया में ऐसा कर रही है तो सेओक चिल्लाकर कहती है कि नहीं और कहती है जब तक ऑपरेशन थिएटर ना मिले वह किसी मुसीबत में ना पड़े। घर पर द्योखी एलन से कहता है कि उसने सर्जरी की व्यवस्था कर ली है। उसने अस्पताल में कहा है कि सर्जरी यू योंग और एलन करेंगे, लेकिन असली में सेओक ही करेगी। उधर सेओक ह्योन हो के साथ ऑपरेशन थिएटर खोजती है। एक डॉक्टर उसे मुफ्त में जगह देता है और कहता है कि सुबह 6 बजे तक सब खाली कर दें। बाहर कार में बैठे यंगजू को एक और कार आती दिखती है जिसमें से मिसेज रा उतरती है और उसे एक विजिटिंग कार्ड देती है। इंस्पेक्टर यांग फिर सेओक को पूछताछ के लिए बुलाता है। वह मिन की लाश की तस्वीरें और एक पुलिस रिपोर्ट दिखाता है जिसमें सेओक ने एक बार द्योखी का गला दबा दिया था। वह उसे द्योखी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन सेओक पर कोई असर नहीं होता। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे सेओक ने द्योखी से विनती की थी कि वह उसे सब सिखाए। वह कहती है कि वह सिर्फ सीखने आई है, कुछ देने नहीं। यह सुनकर द्योखी हंस पड़ता है। वर्तमान में यांग सेओक पर आरोप लगाता है कि वह अवैध सर्जरी कर रही है और कहता है कि वह द्योखी की कमजोरी बन गई है और उसी के लिए उसने हत्या की है। सेओक सब कुछ नकार देती है। मिसेज रा द्योखी के ऑफिस आती है, उसे सामान पैक करते देखती है। तभी से ओक का कॉल आता है। वह कहती है कि उसे ऑपरेशन थिएटर मिल गया है और कल रात सर्जरी करेंगे। द्योखी मान जाता है। मिसेज रा कहती है कि द्योखी अब भी सेओक से झूठ बोल रहा है। वह मानता है कि हाँ, वह उसे धोखा दे रहा है, लेकिन यही सही तरीका है। मिसेज रा कहती है कि अगर पहले
पहले से पता होता तो वह काम छोड़ देती। जाते जाते वह बताती है कि यांग ने सेओक से 3 घंटे तक पूछताछ की। इंस्पेक्टर यांग को एक कॉल आता है और वह तेजी से द्योखी के पुराने गैरेज पहुंचता है। वहां उसे ली वॉनिल की लाश एक फ्रिज में मिलती है। तभी द्योखी गैरेज में आकर उसे देखता है। उसी समय सेओक और ह्योन हो ऑन ऑपरेशन थिएटर तैयार करते हैं और द्योखी का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां द्योखी नहीं बल्कि एलन किम आता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है द्योखी से, जो ली वॉनिल का इकबालनामा रिकॉर्ड कर रहा होता है। ली वॉनिल को बांध कर रखा गया है। वह बताता है कि यांग ने कई केसों में सबूत नष्ट किए और कुछ संदिग्धों को ब्लैकमेल करके पैसे भी वसूले। अभी के समय में द्योखी इसी राज का इस्तेमाल यांग को ब्लैकमेल करने के लिए करता है। वह यांग से कहता है कि वो वही डॉक्टर है जो मिन के साथ काम करता था और वही नर्स का कातिल भी है। यांग उससे पूछता है कि वो चाहता क्या है। द्योखी कहता है कि वह चाहता है यांग इस केस की जांच जारी रखे और उसे पकड़ने की कोशिश करे। उधर ऑन ऑपरेशन थिएटर में एलन किम सेओक से कहता है कि द्योखी नहीं आएगा। वह बताता है कि द्योखी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है और वह खुद को एक दवाई सेरालिब ए से इलाज कर रहा है। सेओक तुरंत द्योखी को ढूंढने निकलती है, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाती। जाने के बाद एलन ह्योनहो से कहता है कि द्योखी की सर्जरी 1 महीने बाद योनशिन हॉस्पिटल में होगी। सेओक उसे ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि वह भाग चुका है। वह नहीं चाहता कि सेओक उसे जबरदस्ती ऑपरेशन कराए। एलन बताता है कि द्योखी चाहता है कि उसकी हालत और बिगड़े तब जाकर ऑपरेशन हो। ह्योनहो पूछता है क्या द्योखी चाहता है कि वह ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाए। सुबह यांग और पुलिस उस गैराज में पहुंचते हैं जहां ली वॉनिल की लाश पड़ी है। यांग को बताया जाता है कि एक औरत ने कॉल करके इसकी जानकारी दी थी। सेओक फिर एलन से मिलती है। वह पूछती है कि द्योखी मरना क्यों चाहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि द्योखी ने एलन से कहा था कि वह चाहता है सेओक एक बार असफल हो, किसी को ना बचा पाए और इस दर्द से गुजरे ताकि वह एक सच्ची सर्जन बन सके। लेकिन एलन कहता है उसे लगता है कि सेओक उसे बचा सकती है। फिर वे हॉस्पिटल जाते हैं जहां एलन उसे नया ऑपरेशन रूम दिखाता है। द्योखी ने अपनी सर्जरी के लिए सब इंतजाम कर रखे हैं। सेओक को ऑपरेशन करना है, लेकिन किसी और नाम से। एलन कहता है कि वह ब्रेन की नसों में ब्लड फ्लो बहाल करने के लिए पैर की नस का इस्तेमाल करेगा, लेकिन सेओक 1 महीने इंतजार नहीं करना चाहती। वह कहती है कि द्योखी को अभी वापस लाएगी। उधर यंग जू मिसेस रा का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड देख रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस रा ने कहा था जरूरत पड़े तो मदद मांगना। अब मिसेस रा द्योखी से झील के पास मिलती है और उसे नया फोन देती है। सेओक किम डू बोंग से मिलती है और कहती है कि द्योखी को ढूंढने में उसकी मदद करे। किम समझ जाता है कि वह बहुत थकी हुई है और उसे आराम करने को कहता है। शाम को मिसेस रा ह्योनहो से मिलती है। फिर हम देखते हैं कि ह्योनहो एक घर में पहुंचता है जहां द्योखी बीमार हालत में है। वह उसे चौथी ड्रिप लगाता है और कहता है ऑपरेशन मत कराओ, शांति से मरने दो। लेकिन द्योखी कहता है वह शांति नहीं चाहता, कुछ और चाहता है। सुबह यांग प्रेस को बताता है कि उनका मुख्य आरोपी द्योखी है। यंग जू मिसेस रा से मिलता है और पूछता है द्योखी कहाँ है। वह सिर्फ इतना कहती है ह्योनहो उसके साथ है। यंग जू ये बात सेओक को बताता है जो किम डूबोंग को आगे बताती है। किम पुलिस में अपने संपर्क से ह्योनहो का नंबर ट्रेस करवाता है। सेफ हाउस में द्योखी ह्योनहो को बताता है कि उसने सेओक को क्यों छोड़ा। जब सेओक को पता चला कि वह किसी को मारना चाहता है तो उसे शर्म आई और वह सेओक की आंखों में नहीं देख पाया, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अब वह चाहता है कि सेओक दर्द महसूस करे, असफल हो, रोए, तभी वह एक महान सर्जन बन पाएगी। यंग जू और सेओक झील के पास पहुंचते हैं जहां ह्योनहो का फोन ट्रेस हुआ था। यंग जू बताता है कि द्योखी और यांग के बीच एक डील हुई है जिससे सेओक पर कोई केस नहीं बनेगा। उधर किम डू बोंग असली सेफ हाउस का पता लगा लेता है। इंस्पेक्टर यांग को उसके बॉस डांटते हैं कि वह द्योखी को कैसे मिस कर गया। फिर उसे सेओक का कॉल आता है और वे मिलते हैं। यांग कहता है द्योखी ने वादा किया था कि मरने से पहले मुझे कॉल करेगा। सेओक कहती है वह नहीं मरेगा, मैं उसकी सर्जरी करूंगी। ये सुनकर यांग घबरा जाता है क्योंकि उसका करियर द्योखी की मौत पर टिका है। वे बहस करते हैं। फिर से ओक को द्योखी का एड्रेस वाला मैसेज मिलता है। वह यंगजू के साथ वहां जा रही होती है, तभी यांग अपनी कार से उनकी कार में टक्कर मार देता है। वह सेओक को बाहर निकालता है और उसकी उंगलियां तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वह सर्जरी न कर सके, लेकिन सेओक और यंगजू मिलकर उसे हरा देते हैं और सेओक यांग को चाकू मारकर मार देती है। सेफ हाउस में द्योखी अपने प्लान के बारे में किम डू बॉन को बताता है। वह मान जाता है कि ये सब सेओक की भलाई के लिए है। द्योखी ह्योनहो से कहता है वो और सेओक एक जैसे हैं, वह पहली नजर में ही समझ गया था। अब भी खून से सनी सेओक किम डू बॉन को कॉल करती है और कहती है कि द्योखी को फोन दे। वह कहती है
है कि वह इंस्पेक्टर यांग के साथ है और डियोक ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से वहां पहुंचता है जहां से ओक और यंगजू इंतजार कर रहे होते हैं। यांग की लाश कार में पड़ी होती है। डियोक ही उससे कहता है, क्या तू मर्डर छुपाने की हिम्मत रखती है? से ओक कहती है, मुझे तेरी मदद चाहिए। दोनों हंसते हैं, लेकिन फिर से ओक की हंसी रोने में बदल जाती है। वह पूछती है, तू ये सब क्यों कर रहा है? डियोक ही कहता है, तूने मुझसे कहा था कि अपनी हर स्किल दिखाऊं, तो यही मेरा वादा पूरा करने का तरीका है। लेकिन से ओक बस चाहती है कि वह जिंदा रहे और उसकी तरक्की देखे। डियोक ही उसे एक फोन देता है और कहता है, जब सही वक्त आएगा मैं कॉल करूंगा। फिर वह यांग की कार लेकर चला जाता है। कुछ वक्त बाद फोन की घंटी बजती है। सेओक और बाकी सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर इकट्ठा होते हैं। सेओक अंदर जाती है और व्हील चेयर में बैठे डियोक ही से मिलती है। वह हाथ बढ़ाता है, लेकिन सेओक हाथ नहीं मिलाती। वह कहती है, ऑपरेशन सफल हो जाए तब शुक्रिया कहना। और ऑपरेशन शुरू होता है। मिड क्रेडिट सीन में मिसेस रा, यंगजू और सेओक साथ बैठे होते हैं। सेओक के 3 कुत्ते भी साथ होते हैं जिन्हें मिसेस रा ने बचाया था। वो बताती है कि एक नया पेशेंट है जो चाहता है कि सेओक उसकी सर्जरी करे। आखिरी सीन में ऑपरेशन थिएटर में सेओक, यंगजू और ह्योन हो तैयार खड़े हैं। कोई पूछता है, वो कहाँ है? सेओक मुस्कुराते हुए कहती है, वो आ गया है। और हम ऑपरेशन रूम में एक जोड़ी पैर आते देखते हैं। एपिसोड 8 यहीं खत्म होता है।